चलें जी। क्यों ऐसा किया जी? इस क्लास में हम कंप्लीट जो है ना, एक दफा जो मेन मेन टॉपिक्स हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ये सारे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें। चलें, सबसे पहले देखें ना। हम क्यूएसओ में ना, मैं बार बार कहता हूँ कि जी ये चीज ये टॉपिक्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह समझना है। सारा क्यूएसओ यही है। सारा क्यूएसओ यही है। फैक्ट क्या है, फैक्ट इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, और डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस क्या है, डिटेल हम पढ़ चुके हैं। आज मैं हम सरसरी सरसरी बताऊंगा। ये जिनके माइक आने वो माइक आप रखें। पढ़ाई जा सब माइक आप रखा करें। चले। फैक्ट, फैक्ट इशू, रेलिवेंट फैक्ट, डॉक्यूमेंट और एविडेंस, यही आपका पूरा क्यूएसओ है। यही पूरा क्यूएसओ है। और उसके बाद ये हम सरसरी डिस्कस कर देंगे। मेरा अब्दुल गफ्फार साहब, अपना माइक आप रखें। चलो। फैक्ट क्या है? फैक्ट कहता है कि जी एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन थिंग बीइंग परसीव्ड बाय फाइव बाय सेंसेस। तो कहता है कि जी एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, मतलब हम जो अपनी सेंसेस से जो कुछ परसीव करते हैं वो फैक्ट है। हम अपनी सेंसेस से जो कुछ परसीव करते हैं वो फैक्ट है। मतलब हम आंखों से देखते हैं, जो कुछ देखते हैं वो फैक्ट है। जो कुछ सुनते हैं वो फैक्ट है। जो स्मेल करते हैं वो फैक्ट है। जो टेस्ट करते हैं वो फैक्ट है। जो टच करते हैं वो फैक्ट है। अब वो हम कोई परसीव करने के बाद, किसी फैक्ट को परसीव करने के बाद जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है वो भी फैक्ट है। ठीक है। जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है वो भी फैक्ट है। अब इलिस्ट्रेशन में डिटेल बता दिया गया फैक्ट है क्या। कहता है कि जी कोई चीजें सर्टेन ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर सर्टेन प्लेस पे है तो वो फैक्ट है। मतलब कोई चीज किसी जहाँ पे भी पड़ी है, जिस ऑर्डर में पड़ी है वो फैक्ट है। नेक्स्ट वो कहता है आपका, कोई बंदा जो कुछ कहता है, जो सुनता है वो फैक्ट है। कुछ कहता है, कुछ सुनता है, वो फैक्ट है। नेक्स्ट वो कहता है आपका, वो देख के सुन के जो उसकी ओपिनियन होती है वो फैक्ट है। जो कुछ करता है वो देख के सुन के, मतलब एक फैक्ट को परसीव करके, वो कुछ चीज परसीव करके जो कुछ वो करता है इन गुड फेथ या फ्रॉडुलेंटली, वो भी फैक्ट है। और आपकी कोई उस फैक्ट को देख के आपकी कोई सेंसेशन होती है, आपके जो हवास होते हैं वो भी फैक्ट है। और वही जो विटनेस, ये जिसने ये सुना है, देखा है, उसकी रेपुटेशन वो भी फैक्ट है। उसकी रेपुटेशन भी फैक्ट है। आगे किताब का रेलिवेंट रेलिवेंट फैक्ट कहता है कि जी जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो तो उसको रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। फैक्ट एंड इशू क्या है? फैक्ट एंड इशू मैं कहता हूँ कि जी रियल कंट्रोवर्सी। क्या? रियल कंट्रोवर्सी। रियल कंट्रोवर्सी मतलब एक वो रियल कंट्रोवर्सी जब एक पार्टी अलेज करती है कि जी ये राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, दूसरी डिनाई करती है कि जी ये एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन एग्जिस्टेंस। एक पार्टी अलेज करती है कि जी ये ऐसा है, दूसरी कहती है ऐसा नहीं है। एक पार्टी कहती है कि मर्डर मिस्टर ए ने किया, मिस्टर ए कहता है नहीं मैंने मर्डर नहीं किया। ठीक है। ओन साहब कहते हैं मैंने 5 लाख लेना है अली अहमद साहब से। अली अहमद कहता है मैंने 5 लाख नहीं देना, मेरे ऊपर 5 लाख नहीं बनता। तो एक पार्टी एलाइज करती है, दूसरी डिनाई करती है, तो ये फैक्ट इशू है। फैक्ट इशू क्या है कि जी एक पार्टी एलाइज करती है, दूसरी डिनाई करती है। ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन कहती है कि जी मर्डर हुआ है और वो मर्डर किया है वकास अहमद ने। वकास कहता है मैंने मर्डर नहीं किया, तो ये फैक्ट इशू है। ये फैक्ट नहीं हुआ। अब इसमें कनेक्टेड फैक्ट्स क्या होंगे, मतलब रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होंगे कि जी मर्डर के टाइम, मर्डर से पहले वकास साहब का उस डिसीज को धमकी देना, डिसीज के साथ प्रीवियस एनिमिटी होना, और वकास साहब का पिस्टल खरीदना, अक्रेंस प्लेस पे होना, ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। ओन साहब कहते हैं कि जी मैंने 5 लाख लेना है,
अली अहमद साहब से, अली अहमद कहते हैं मैंने नहीं देना। तो ये पैसे देना या ना देना ये फैक्ट इशू है। फैक्ट इशू क्या है? पैसे देना या ना देना। और फैक्टर इशू ये है, और इसके बाद वो जो रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होंगे कि जी अली अहमद और ओन साहब का आपस में जो है वो पहले लेन देन रहा है, अच्छे दोस्त हैं, पहले भी इनकी ट्रांजैक्शन 5-5 लाख तक होती रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? ये रेलिवेंट फैक्ट। ये क्या होंगे? ये सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। आगे कहता है आपका डॉक्यूमेंट और एविडेंस। डॉक्यूमेंट कहता है कि जी कोई चीज हम जो जहाँ पे भी जिनके माइक ऑन होते हैं वो माइक आप रखा करें। मिस रूबी सजाद, मानूर साहबा, माइक आप रखा करें बस। डॉक्यूमेंट क्या है? कहता है कि जी एनी मैटर, एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स। मतलब कोई चीज कहीं पे भी लिखी हुई है तो वो फैक्ट है, वो डॉक्यूमेंट है। कोई चीज कहीं पे भी किसी भी जगह पे लिखी हुई है वो फैक्ट है। मतलब कोई भी मैटर है, मतलब किसी भी जगह पे जो कुछ भी लिखा है वो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, मतलब दीवार पे कुछ लिख देंगे वो डॉक्यूमेंट है, जमीन पे कुछ लिख देंगे डॉक्यूमेंट है, दरख्त पे लिख देंगे वो डॉक्यूमेंट है। वो जिससे मर्जी लिखें, वो फ्रेंच में लिख लें, कोई शक्ल बना दें, फिगर बना दें, एरो बना दें, जो मर्जी बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट है। तो मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस से मुराद है वो दीवार है या दरख्त है, जमीन है, जहाँ पे बाई मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। और एविडेंस क्या होती है? एविडेंस कहता है कि जी जो कुछ एक विटनेस कोर्ट में आके कहता है वो क्या है? वो एविडेंस। ठीक है, आल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट by witness in relation to matter fact under inquiry, such statement are called oral evidence। क्या कहलाता है? oral evidence। ठीक है, कहते हैं जो कुछ जो स्टेटमेंट कोर्ट विटनेस में आके एक विटनेस में आके कोर्ट में जो कुछ देता है, मुकास अपना माइक आप रखें। कोई स्टेटमेंट जो विटनेस अदालत में आके देता है उसको एविडेंस कहते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आके पेश करता है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। इसके बाद चंद है कि जी फैक्ट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड नॉट प्रूव्ड। कहता है फैक्ट प्रूव्ड वो होते हैं जिनको कोर्ट अपना रिकॉर्ड देख के कोर्ट कहती है कि जी हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। और एक आम आदमी, ऑर्डनरी प्रूडेंस मैन, वो हालात देख के भी उसकी भी प्रिजम्पशन ये होती है कि जी वाकई ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसको कहेंगे फैक्ट प्रूव्ड है। इसी तरह ये फैक्ट डिस्प्रूव इसका लगता है कि जी कोर्ट हाला डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के कोर्ट को लगता है कि जी ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, या आम एविडेंस भी आके कहती है कि जी ये नहीं करता, तो फैक्ट डिस्प्रूव्ड है। नॉट प्रूव्ड होता है ना ही प्रूव है ना ही डिस्प्रूव है। फैक्ट प्रूव का मैं बताऊं कि जी एलिगेशन है कि जी मर्डर किया है हसन साहब ने। ठीक है, अब कोर्ट के पास एफआईआर हो गई आ गई है, कोर्ट के पास अटॉप्सी रिपोर्ट आ गई है, और कोर्ट के पास रिकवरी भी आ गई है, जिससे लग रहा है ये रिकॉर्ड आ गया है जिससे लग रहा है कि जी हसन ने मर्डर किया है। और 4 गवाहान भी आके अदालत को आके बताते हैं कि जी हमने अपनी आंखों से देखा है कि जी हसन ने मर्डर किया है, तो इसको कहेंगे फैक्ट प्रूव्ड है। डिसप्रूव क्या होगा कि जी हसन के खिलाफ एफआईआर है कि जी हसन ने मर्डर किया है, और ना कोई अटॉप्सी रिपोर्ट है, ना कोई मतलब रिकवरी हुई है, ना ही कोई मेडिकल एविडेंस corroborate कर रही है। ठीक है, मतलब कोई रिकॉर्ड ये कोर्ट के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे लगे हसन ने मर्डर किया हो। और 4 गवाहान भी आके अदालत कहते हैं कि नहीं नहीं हसन तो एएचए की तैयारी कर रहा है, ये तो शरीफ आदमी है, ये इसने तो आज तक मक्खी नहीं मारी, ये बंदा क्यों मारेगा। तो इसको कहेंगे ये फैक्ट डिसप्रूव्ड हो गया है। नॉट प्रूव्ड होता है कि जी ना प्रूव हुआ है ना डिसप्रूव है, मतलब जैसे 337 की एफआईआर करवाते हैं,
वो बाद में एविडेंस ही नहीं दे पाते, तो वो कोर्ट फाइल दाखिल दफ्तर हो जाती है, तो ये ना, ये क्या हो जाएगा, ये नॉट प्रूव्ड। और मे प्रूव कहता है कि जहाँ पे फैक्ट, मतलब इस पूरे ऑर्डर में कहीं पे कोर्ट को बता देते हैं कि जी कोर्ट ने मे प्रूव का वर्ड इस्तेमाल करना है, मे प्रूव करना है, तो कोर्ट उस फैक्ट को समझेगी कि वो प्रूव हो चुका है, एग्जिस्ट करता है, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कोर्ट चाहे तो उस पर एविडेंस भी ले सकती है। जहाँ पे शेल प्रिज्यूम की बात आती है, तो वो कहता है कि जी वो फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और अनटिल कंट्री प्रूव, मतलब जब तक उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ना आ जाए, तो कोर्ट ये समझेगी कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। कंक्लूसिव प्रूव ये है कि जी जहाँ पे कंक्लूसिव प्रूव आ जाता है, तो एक फैक्ट प्रूव कर दें तो दूसरा फैक्ट प्रूव समझा जाता है। एक फैक्ट प्रूव कर दे तो दूसरा फैक्ट, अगर कोई कहे कि जी मैं फैक्ट इस फैक्ट को डिसप्रूव करता हूँ, तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी, कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। आ गया जी आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है कि जी हु में टेस्टिफाई, कहता है ऑल पर्सन आर कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, दुनिया के जितनी भी पर्सन हैं वो कम्पिटेंट हैं टू टेस्टिफाई, मतलब हर शख्स एविडेंस दे सकता है, हर शख्स एविडेंस दे सकता है, हर शख्स एविडेंस दे सकता है। शर्त क्या है कि जी जिसने क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया और रैशनल आंसर थे, जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सके और रैशनल आंसर थे वो कम्पिटेंट है, वो एविडेंस दे सकता है। इसमें लूला लंगड़ा, डेफ एंड डम, और उसके अलावा लुनेटिक, चाइल्ड, जो भी है वो सारे कम्पिटेंट है। एक शर्त है कि जी वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें और रैशनल आंसर दें, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें और रैशनल आंसर दें। कहता है कि जी लेकिन उसकी प्रोवाइजो बता देता है कि जी लेकिन ये पर्सन कम्पिटेंट नहीं होंगे जिसको सजा हो चुकी है, परजरी पे या फॉल्स एविडेंस पे कन्विक्शन हो चुकी है, वो पर्सन कम्पिटेंट नहीं होगा, वो पर्सन कम्पिटेंट नहीं होगा। हाँ, अगर वही पर्सन जिसको मतलब सजा हो चुकी है वो माफी मांग लेता है, तो वो भी कम्पिटेंट हो जाता है। नेक्स्ट कहता है आपका फिजिकल शहूद। कहता है कि जी कोर्ट देखेगी कि जी नेक, ऐसे गवाह जो नेक हों, जिन्होंने प्रीवियस कन्विक्शन ना की हो, मतलब तज़किया शहूद पे उतरते हों, उनकी कोर्ट एविडेंस लेगी। अगर ऐसे गवाह अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो भी गवाह मिलते हैं उनकी एविडेंस कोर्ट ले लेगी, कोर्ट उनकी एविडेंस ले लेगी। आगे कहता है आपका सेक्शन 17 के जी नंबर विटनेस, नंबर ऑफ विटनेस, कितने गवाह होने चाहिए, क्या कितने गवाह होने चाहिए, वो सेक्शन 17 कहता है। सेक्शन 17 कहता है कि जी सर जी सर एक क्वेश्चन है। हम्म करें करें क्वेश्चन करें आप। सर एक बंदा अगर ऑलरेडी जेल में है, किसी उसमें सजा काट रहा है और वो किसी दूसरे मुकदमे का गवाह है, तो उसकी गवाही भी मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, उसको कन्विक्शन भी हो गई है फिर भी गवाही मानी जाएगी, उसको मर्डर में कन्विक्शन हो जाएगी है, 780 में कन्विक्शन हो जाती है, 376 में कन्विक्शन हो जाती है, फिर भी उसकी ठीक है गवाही सर। मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा गया जी उसको कन्विक्शन हुई है परजरी या फॉल्स एविडेंस पे, मतलब ऑन ओथ कोई फॉल्स गवाही देता है तो उस पे, ठीक है, तो फिर उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। चलो ठीक है सर। आगे कहता है आपका नंबर ऑफ विटनेस। नंबर ऑफ विटनेस कहता है कि जी उतनी होंगे जितनी कुरान पाक कहता है, होले सुना, कुरान एक का बात कहते हैं। उसके बाद कहता है कि जी जो होते हैं ना फिनेंशियल और फ्यूचर एप्लीकेशन के मैटर्स, फाइनेंशियल एंड फ्यूचर एप्लीकेशन के मैटर हैं, तो उसमें दो गवाह चाहिए होंगे, कितनी, दो इंसान, दो मैन, दो आदमी, वरना या फिर एक आदमी दो औरतें चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई मैटर है तो उसमें एक औरत की गवाही काफी होती है, एक औरत की गवाही
काफी होती है बाकी मैटर में। आगे किताब का रेलिवेंसी। रेलिवेंसी 18 से 29 तक, ये इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, इसमें से कुछ ना कुछ वो पूछ लेता है। कहता है कि जी आपकी जो एविडेंस होगी वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू पे होगी। आपकी एविडेंस जो होगी वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू पे होगी। ठीक है। फिर कहता है कि जी 19 कहता है कि जी फैक्ट वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो सेम ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं। सेम ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो वो रेलिवेंट हो जाते हैं। देखें, एक पर्सन है, वो गली से गुजर रहा है, उसके हाथ में पिस्टल है और उसके वो खून आलूद है, मतलब कपड़े भी खून आलूद है। तो उसका गली से गुजरना, उसके हाथ में पिस्टल होना, वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर गली में मर्डर हो जाता है या मर्डर हुआ होता है तो फिर उसका गली से गुजरना रेलिवेंट हो जाता है। 22 कहता है इन्वायरमेंटल फैक्ट्स। इन्वायरमेंटल फैक्ट कहता है कि जी ऐसे फैक्ट जो काज बने, गियन बने, या फिर वो इफेक्ट करें मेन फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के, तो उस वो फैक्ट भी रेलिवेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देता है, दो दोस्त जाते हैं मेले पे। एक दोस्त के दूसरे को कहता है कि जी मेरी जेब में 2 लाख रुपए हैं, आज ये ऐश करेंगे। जैसे ही उसको बताता है कि जी मेरी जेब में 2 लाख रुपए हैं, बाद में उसकी जेब में 2 लाख नहीं होते, बाद में उनकी जेब में 2 लाख नहीं होते। तो ये क्या है, ये भी आपका मतलब रेलिवेंट फैक्टर, उसका वो अपने दोस्त को बताना कि मेरी जेब में 2 लाख है, वो रेलिवेंट हो जाता है। आगे कहता है का मोटिव प्रेपरेशन, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव प्रेपरेशन या प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यदि आपका पार्टी का मोटिव, पार्टी का की प्रेपरेशन या उनका कंडक्ट, वो भी रेलिवेंट होता है। मोटिव के मोटिव होता है कि जी आपका वजह अनाद, अब मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, वो वजह अनाद जब होता है तो वो कोर्ट देखती है कि जी 3 चीजें होती हैं जो मोटिव को जाहिर करती हैं। मोटिव मतलब मर्डर हुआ है तो उसमें मोटिव क्या होगा, या जर जमीन और जन, जर जमीन जन। ये तकरीबन ऑफेंसेस की मतलब ऑफेंस का मोटिव इन 3 चीजों पे तकरीबन जाता है। कि बंदा मर्डर करता है तो वो जन जर जमीन की तरफ वजह से होता है। ठीक है। आगे कहता है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन है कि जी आप मर्डर से पहले अगर पिस्टल खरीदते हैं तो ये भी आपका पिस्टल खरीदना प्रेपरेशन शो करता है। और कंडक्ट, पार्टी जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुई है उसका कंडक्ट भी रेजिमेंट होता है। उसके वो इलस्ट्रेशन देता है कि जी सपोज के वकास साहब ने मिस्टर ए का मर्डर किया है, इसको अहमद हसन साहब देख लेते हैं। अहमद हसन साहब कहते हैं कि जी वकास साहब ने आपने मर्डर किया है, मैं अब उसके वालदेन को जाके बताता हूँ, वरना मुझे 2 लाख दो, 2 लाख दो वरना मैं जाके बताता हूँ। तो वकास साहब को गुस्सा आता है, गुस्सा वकास साहब अहमद हसन साहब का भी मर्डर कर देते हैं। तो अहमद हसन का मर्डर का पैसे मांगना वो भी वो बताता है कि जी कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टी अगेंस्ट होम ऑफेंसेस कमिटेड, वो भी relevant। आगे कहता है आपका 22। 22 कहता है स्पोर्ट इफेक्ट्स, इनको स्पोर्ट इफेक्ट कहते हैं। कहता है फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो आपके फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करें या इंट्रोड्यूस करें, वो रेलिवेंट होते हैं। ऐसे फैक्ट जो आपके फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट करें या रिबट करें, वो भी रेलिवेंट होते हैं। ठीक है। ऐसे फैक्ट जो इस्टेब्लिश करें दी आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, मतलब किसी चीज की आइडेंटिटी या पर्सन को आइडेंटिफाई करें तो वो भी फैक्ट रेलिवेंट होते हैं। या आप कोई टाइम एंड प्लेस फिक्स करें तो वो भी रेलिवेंट होते हैं। ठीक है।
और कहता लास्ट वन कहता है कि जी ऐसे फैक्ट्स जो शो करें जो पार्टी ये फैक्ट बता रही है उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। फैक्ट विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय होम सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, मतलब जो पार्टी वो फैक्ट बता रही होती है उसका बताना भी वो रेलिवेंट होता है, वो रेलिवेंट होता है। मतलब जैसे ऐसे फैक्ट जो इंट्रोड्यूस करें कि जी फलां टाइम मर्डर हुआ है, एक्सप्लेन करें कि जी ऐसे मर्डर हुआ है, वो फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। सपोर्ट करें या रिबट करें, मतलब एक पर्सन कहता है कि जी मर्डर इसने नहीं किया, दूसरा कहता है मर्डर इसने किया है, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट होते हैं, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स भी रेलिवेंट होते हैं, और जो रिबटल में होते हैं वो भी रेलिवेंट होते हैं। या समटाइम हम कहते हैं कि जी फलां टाइम मर्डर हुआ, फलां फलां पर्सन ने किया है, फलां पर्सन ने किया है, वो आइडेंटिटी बता रहे हैं, आइडेंटिटी है पर्सन की। वो ऐसे फैक्ट जो आइडेंटिटी करें, आइडेंटिफाई करें, वो भी रेलिवेंट होते हैं। और उसके बाद वो जो टाइम एंड प्लेस के बारे में बताएं वो भी रेलिवेंट होते हैं। 23 क्या आता है आपका, ये आपका आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, इसके पे मैंने वो लिस्टेशन वो आपको साइटेशन भी बताइए, खोसा साहब की जजमेंट है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488, PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट SC पेज 488, वो बेहतरीन जजमेंट है। उसमें बताया गाइडलाइन बताई गई है कि जी आपने आइडेंटिफिकेशन प्लेट कैसे करनी है। आगे 23 है कि जी आपका कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए कहता है दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल के कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, उनमें से कोई एक अरेस्ट हो जाता है, तो वो अरेस्ट होके मतलब बाकियों के बारे में जो कुछ भी कहता है, जो करता है या जो कुछ लिखता है, बाकियों के लिए वो रेलिवेंट होता है। मतलब मिस फरहा, मिस मानूर, मिस शवार और मिस सनम, ये चार ने उन्होंने मिलकर मर्डर किया, कल को मिस फरा अरेस्ट हो जाती है, तो मिस फरा जो कुछ कहेगी, जो कुछ लिखेगी, कुछ करेगी, वो बाकियों के लिए रेलिवेंट होगा, मतलब शवार के लिए, सनम के लिए और मनूर के लिए वो रेलिवेंट होगा। 24 कहता है कि जी फैक्ट सर वैसे तो अगर फराज, अरे एक क्वेश्चन है सर। हम्म, सर फरा अगर कंसेशन करती है कि हमने जो है ना डकैती की है, तो दूसरों के लिए कि ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस होगा या उनकी सजा उनको भी होगी? नहीं नहीं, वो देखे ना, वो आगे आ जाता है 43। अगर फराह कोई स्टेटमेंट देती है कि जी हाँ हमने सबने मर्डर किया है, तो फराह के अगेंस्ट तो वो प्रूव किया जाएगा, बाकियों के लिए सरकमस्टेंशियल एविडेंस होगा। ये सेक्शन 40 आर्टिकल 43 यही कहता है, ठीक है। 24 कहता है कि जी फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स वैसे तो रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद होते हैं फैक्ट एंड इशू या फैक्ट के, तो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं। या एस फैक्ट वैसे रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन वो फैक्ट आपकी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बनाते हैं या इम्प्रोबेबल बनाते हैं। फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाए। अब फैक्ट इन इशू क्या है कि जी मर्डर किया वकास साहब ने, ये फैक्ट इन इशू है। अब ऐसे फैक्ट्स जो इस मर्डर की एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बनाए, मुमकिन बनाए, वो रेलिवेंट होते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो इस मर्डर की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बनाए, वो रेलिवेंट होते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो इस मर्डर की एग्जिस्टेंस को इम्प्रोबेबल बनाए, वो भी रेलिवेंट होते हैं। मतलब प्रोबेबल है कि जी मर्डर हुआ है, वो जंग में मर्डर हुआ है, वो वकास साहब जंग में ही रहते हैं, तो मतलब प्रोबेबल है कि जी वकास साहब ने मर्डर किया हो। जंग में मर्डर हुआ है, वकास साहब अमेरिका रह रहे हैं, तो इम्प्रोबेबल है कि जी वकास साहब मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बनाए या इम्प्रोबेबल बनाए, वो फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। आगे 25 कहता है सिंपली कि जी कोर्ट डैमेजेस की अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए जिन फैक्ट्स को कंसिडर करेगी वो सारे रेलिवेंट होते हैं। आगे कहता है जब राइट या कस्टम का क्वेश्चन आ जाए, तो वो राइट कब क्रिएट हुआ, कब क्लेम किया गया, कब मॉडिफाई हुआ, कब रिकॉग्नाइज किया गया, कब असर्ट हुआ, कब डिनाई किया गया, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। आगे 27 कहता है
स्टेटमेंट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि जी आपकी इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, ये सारे ये सारे वो रेलिवेंट हो जाएंगे जब ये स्टेट ऑफ माइंड इटसेल्फ इन क्वेश्चन होगी। स्टेट ऑफ माइंड इन इटसेल्फ इन क्वेश्चन होगी। मतलब मर्डर किया है वो, और वकार साहब कहते हैं, वकार साहब पे इल्जाम है कि जी उसने मर्डर किया। वकार साहब कहते हैं कि जी मेरी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, मेरी बचाने की नहीं थी। तो उसकी इंटेंशन रेलिवेंट हो गई। तो फिर ऐसे फैक्ट्स जो बताएं कि ये उसकी वो इंटेंशन थी या नहीं थी, वो रेलिवेंट होगी, वो रेलिवेंट होंगे। और ये वो कहता है कि जी वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उस खास टाइम की, पार्टिकुलर टाइम की, मतलब जिस टाइम ओकरेंस हो रहा है उस टाइम की होती है। आगे 28 कहता है कि जी आपका फैक्ट, कि जी क्या ये फैक्ट मतलब क्या ये क्वेश्चन मतलब एक्ट जो है इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। तो वो कहता है कि जी अगर एक्ट पार्टिकुलर मतलब वो सीरीज में हुआ है, सीरीज में सिमिलर अक्रंस हुए हैं, सिमिलर अक्रंस हुए हैं या सीरीज में एक्ट हुआ है, तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। मतलब वो बताता है कि जी वो इंटेंशनल है। अगर वन टाइम एक्टिविटी है तो हो सकता है एक्सीडेंटल हो। अगर वो सीरीज में हो रहा है या सिमिलर एक्ट्स बार बार हो रहे हैं तो उसको कहेंगे वो इंटेंशनल है। आगे आ जाता है आपका 29। 29 कहता है कि जी क्वेश्चन ये है कि क्या ये पार्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो वो पार्टिकुलर एक्ट जिस तरीके से होता है वो तरीके का रेलिवेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्या मिस शिवगा ने एलएलबी पास किया या नहीं किया। तो उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि एलएलबी पास करने के लिए बैचलर होना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लें, एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम पास करें तो फिर ये समझा जाता है कि जी वो एलएलबी पास किया हुआ है या वो वकील है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मिस शिव का वकील है, तो देखा जाएगा पीछे कि जी इन्होंने एलएलबी किया है या और उन्होंने पास भी किया है कि नहीं किया, इसका पहले बैचलर भी था या नहीं, ये फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। कहता है कि जी क्वेश्चन ये है कि जी क्या ये पार्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं। जिन तरीके का से वो पार्टिकुलर एक्ट होता है वो तरीके का रेलिवेंट हो जाता है। चलिए आगे आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन कहता है कि जी आपका एक्सपर्ट कहता है जब कोर्ट को ओपिनियन चाहिए, कानून, लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, तो कोर्ट किसी भी स्पेशली स्किल्ड पर्सन की ओपिनियन रिक्वायर कर सकती है। स्पेशली स्किल्ड, स्पेसिफिकली स्किल्ड हुई साइंस, आर्ट या हैंड राइटिंग में जो उसकी होती है वो उसकी ओपिनियन रिक्वायर कर सकती है, ले सकती है। और वो ऐसा पर्सन जिसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज होता है तो उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं। आगे कहता है हैंड राइटिंग में हमें किसकी एविडेंस रेलिवेंट होती है। कहता है हैंड राइटिंग में उस पर्सन की एविडेंस रेलिवेंट होती है, उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं जो उसकी हैंड राइटिंग को जानता हो, जो उसकी हैंड राइटिंग को जानता हो, acquainted विद दी हैंड राइटिंग, या acquainted विद हो उस हैंड राइटिंग से। ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लेटर मुदस्सिर साहब ने लिखा है, तो मुदस्सिर साहब की राइटिंग को जो लोग जानते हैं वो उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। मुदस्सिर साहब की राइटिंग को जो लोग जानते हैं उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होती है। नीचे एग्जांपल देता है कि जी मुदस्सिर साहब लंदन बैठे हैं, लंदन से बैठे हैं तो इधर अपना एक लेटर भेजते हैं अपने भाई को कि जी ये लेटर मेरे सर को दे देना। ठीक है।
तो वो लेटर उनके भाई को पास आता है, भाई के पास सर के पास आता है, सर जो अपने क्लर्क को देते हैं कि ये रख लो। तो लेटर उसका भाई ने भी देखा, सर ने भी देखा, सर का क्लर्क ने भी देखा, उसने वो रख लिया। तो ये चार, मतलब जब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये राइटिंग मुदस्सिर की है या नहीं है, तो उनके भाई की राइटिंग रेलिवेंट होगी, उनके सर की राइटिंग रेलिवेंट होगी, और उनके सर के क्लर्क की रेलिवेंट एविडेंस भी रेलिवेंट होगी। इसका जब हाउ टू प्रूव हैंड राइटिंग, इस पे वो आगे फिर 84 भी 78 भी आता है कि जी जब हैंड राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो वो उसी सेम पर्सन को भी बुलाया जाता है कि जी वो आप आए, वो आके एविडेंस देता है, तो वो आके एविडेंस दे सकता है। मतलब वो पर्सन आके खुद, मतलब जो मतलब जिसकी हैंड राइटिंग डिस्प्यूटेड है, कोर्ट उसको भी बुला सकती है कि जी आप आए, आके साइन करें, और कोर्ट उसे राइटिंग, उसे उसकी राइटिंग से भी फैसला कर सकती है। फिर 84 में कहता है कि जी जब उसने वो आके अपनी हैंड राइटिंग से वो लिख लिख के दे दिया, ठीक है, तो कोर्ट पहले वाली हैंड राइटिंग और बाद वाली हैंड राइटिंग जो उससे साइन किए हैं, उससे कोर्ट कंपेयर कर सकती है। ठीक है। तो हैंड राइटिंग हम कैसे प्रूव करते हैं? हैंड राइटिंग उस पर्सन जो उसकी पर्सन की राइटिंग को जानते हैं उनकी राइटिंग से, उनकी उनकी एविडेंस से, या वो जो पर्सन की हैंड राइटिंग है उसको बुला के उसकी हैंड राइटिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर 84 के तहत उसकी अलेज्ड फोर राइटिंग और ओरिजिनल राइटिंग उससे कंपेयर करके भी हम हैंड राइटिंग प्रूव कर सकते हैं। आगे आता है कि जी अब क्वेश्चन आ जाता है कि जी किसी कस्टम या राइट का, तो उसमें किसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी? कहता है उसमें उस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो जानते हो कि जी ये कस्टम या राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, या करता था या नहीं। उसके बाद कहता है आपका 63 कहता है कि जी टेनेंट एंड यूजेज में उस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा, जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा। चांसलर कहता है कि जी ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप, ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप, कहता है रिलेशनशिप की बात आ जाएगी तो उस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो फैमिली मेंबर होगा, या जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा, जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा। आगे 65 कहता है कि जी जब एक लिविंग पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होती है, ठीक है, तो जिन ग्राउंड्स पे उसने एविडेंस दी है या ओपिनियन दी है, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं, वो ग्राउंड भी रेलिवेंट हो जाते हैं। आगे जी आपका ओरल एविडेंस, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो देखिए। कैरेक्टर, कैरेक्टर कहता है सिविल में कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, सिविल में कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, चार्ट ये कहता है। स्टार्ट कहता है कि जी गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर, क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है। आगे 18 कहता है क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। हाँ, इन रिप्लाई आप बैड कैरेक्टर दे सकते हैं। मतलब प्लेंटिफ मुद्दई आगे कहता है कि जी ये मलट, ये पर्सन जिसके ऊपर एफआईआर हुई है चोरी की, ये आदि मुजरम है, पहले भी 4 दफा इसको कन्विक्शन हो चुकी है, 4 दफा चोरी में उसको पचा उसके, 4 दफा डकैती में इसको कन्विक्शन हो चुकी है, तो कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जब मुलजिम कहेगा कि जी नहीं मैं हाजी साहब हूँ, तो कोर्ट उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं कि जी आप एविडेंस दें कि जी ये कह रहा है हाजी साहब है, तो वो कैसे हाजी साहब नहीं है। मतलब इन रिप्लाई आप एविडेंस दे सकते हैं। आगे तक जी सिविल केसेस में अगर डैमेजेस का सूट है और करेक्टर से
किसी पर्सन के करेक्टर से डैमेजेस की अमाउंट कम या ज्यादा हो सकती है, तो उस सूरत में करेक्टर रेलिवेंट हो जाता है, उस सूरत में करेक्टर रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है। आगे आपका बताता है कि जी 70, 70 देखिए ना, 70 कहता है आपका आपका आ, कि जी तमाम फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम, तमाम फैक्ट्स को हम ओरल या मतलब उन तमाम फैक्ट्स में भी, ऑल फैक्ट्स में भी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, ऑल फैक्ट्स में भी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमें वो चाहिए होगा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हमें, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होगी। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, वरना जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, जितने भी फैक्टर हैं उसको हम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। चलो आगे किताब का 70। और कहता है कि जी ओरल एविडेंस क्या होता है, कहता है कि जी ओरल एविडेंस, कहता है कि जी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इट इज से, अगर ओरल एविडेंस कहता है कि जी ऐसी एविडेंस ऐसी है जिसको सुना जा सकता है, तो उस पर्सन की एविडेंस होगी जिसने जो खुद कहे कि जी मैंने सुना है। सुना जा सकता है तो वो खुद कहे कि मैंने सुना है। अगर एविडेंस ऐसी है जिसको देखा जा सकता है, तो उस शख्स की एविडेंस ली जाएगी जिसने खुद अपनी आंखों से देखा हो। ठीक है। इसी तरह अगर कोई एविडेंस है जिसको परसीव किया जा सकता है, तो उस पर्सन की एविडेंस होगी जो कहे कि जी मैंने परसीव किया। और एक्सपर्ट ओपिनियन होगी तो वो उस पर्सन की एविडेंस होगी जिसने, जो उसने वो ओपिनियन दी हो, एज एक्सपर्ट ओपिनियन दी हो, उसकी एविडेंस रेलिवेंट होगी। ठीक है। आगे इसकी प्रोवाइजो है कि जी अगर मतलब एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट नहीं आ सकता, तो उसकी जो बुक्स हैं जो सेल हो रही हैं वो भी एज एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर वो कोई चीज़ है जिस पे ओपिनियन दिया है, वो पर्सन जो उसने ओपिनियन दिया है या जिसने एविडेंस दी है वो नहीं आ सकता, तो वो बुक वो चीज़ भी आ जाती है तो वो सफिशिएंट है। उसके बाद कहता है कि जी अगर किसी ने एविडेंस दिया है और वो नहीं मिल रहा, तो शहादा अल शहादा प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक शख्स अपनी जगह पे दो विटनेस से वो दिलवा सकता है। ठीक है। ये है आपका ओरल एविडेंस। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या है कि जी, कहता है कि जी प्राइमरी एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है। एक मतलब एक तो ये है कि जी आपका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कहता है, मतलब पीछे हमने पढ़ा ना 70 कि जी ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कहता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस क्या है, कहता है प्राइमरी एविडेंस वो होती है जिसको मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो हम खुद अदालत में लेके आते हैं। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जो इटसेल्फ हम अदालत में ले आते हैं वो प्राइमरी एविडेंस है। डॉक्यूमेंट जो इटसेल्फ अदालत में लेते हैं वो प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है। आगे कहता है आपका वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, जैसे निकालनामा है 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस है। आगे कहता है जब वेयर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट, काउंटर मतलब बैक साइड पे, जैसे बैंक डिपॉजिट स्लिप है वो काउंटर पार्ट में आती है कि जी वो एक स्लिप, एक मेन पिक्चर होती है, एक पीछे होती है। आज अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो वो दोनों
एक ओरिजिनल एक बैक वाली, वो दोनों प्राइमरी एविडेंस होंगी। आगे आता है डॉक्यूमेंट कोई बनता है यूनिफॉर्म प्रोसेस, वेयर डॉक्यूमेंट वेयर डॉक्यूमेंट वो मतलब number of documents are made by one uniform process by printing, lithography, photography। कहता है कि जी अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से कोई डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म प्रोसेस से जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो सारे के सारे उनको हम कहेंगे वो प्राइमरी एविडेंस। क्या वो सारे के सारे हम कहेंगे प्राइमरी एविडेंस है। आगे कहता है अगर अगर एक डॉक्यूमेंट ठीक है, वो सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे। लेकिन वो कहता है कि जी एक डॉक्यूमेंट जिससे वो मतलब जो प्राइमरी से बाकी कोई डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, तो वो उस प्राइमरी के अगेंस्ट वो जो सारे जो होंगे वो सेकेंडरी होंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे वो प्राइमरी एविडेंस होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, आप एक ओरिजिनल डॉन का अखबार बनाते हैं, उस डॉन के एक अखबार से 1 लाख कॉपी बना लेते हैं यूनिफॉर्म प्रोसेस में, तो 1 लाख कॉपी जो है वो सारी की सारी प्राइमरी एविडेंस है एक दूसरे के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल एक पेज था उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस होंगी। ठीक हो गया। तो आगे आपका है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है? सेकेंडरी एविडेंस कहता है सर्टिफाइड कॉपी को हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। जो मैकेनिकल प्रोसेस से बने, मतलब जो फोटो कॉपी मशीन से बना लेते हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस है। या वो कोई डॉक्यूमेंट जो हम हाथ से बनाते हैं, मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और ओरिजिनल से कंपेयर कर लेते हैं, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। और वो कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट, मतलब दो पार्टी जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए वो प्राइमरी एविडेंस ही होता है। जैसे एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल है, सपोज के मिस लीला ने कार खरीदी है मिस महानूर से, ठीक है। अब कार खरीदी है मिस लीला ने पेमेंट कर ली है, और अभी गाड़ी उसके नाम होनी है, तो जो डॉक्यूमेंट होगा मिस लीला के पास होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल्फ मिस लीला के पास होने चाहिए, और ला कहता है, और जो कॉपी होगी वो मानूर के पास होगी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिंग पार्टीज है ना, तो ये डॉक्यूमेंट जो असल लीला के पास है, दूसरा मानूर के पास है, मानूर के पास जो कॉपी है वो भी प्राइमरी एविडेंस है, और उसके बाद जो असल है वो भी प्राइमरी एविडेंस है। यही डॉक्यूमेंट थर्ड पर्सन मिस महक है, मिस महविश है, उसके खिलाफ ये डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस होगा, उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस होगा। आगे कहता है ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को बाय सम पर्सन हु हिमसेल्फ सीन इट, मतलब ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट को किसी ओरल अकाउंट जो जिसने डॉक्यूमेंट इटसेल्फ देखा हो, जिसने डॉक्यूमेंट इटसेल्फ देखा हो, तो वो भी आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। ठीक है, मतलब निकाहनामे में जो बराती आते हैं, बराती 1,000 बराती है, वो आके निकाहनामा देखते हैं, होता हुआ देखते हैं, वो सैन गवाह नहीं है वो निकाहनामे के, तो उनकी एविडेंस भी सेकेंडरी। आगे 75 बताता है रूल कि जी ओरल एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी। ये जनरल रूल है, क्वेश्चन आया था 2000 उसमें 2019 में, कहता है कि जी देयर इज अ सब्जेक्ट, वो कहता है कि जी प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस is a rule, is there any but subject to some 7 exception। कहता है कि जी डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, ये रूल है, इसकी 7 एक्सेप्शन है, वो डिस्कस करें। ठीक है, तो रूल बता दिया, रूल बता दिया।
ये माइक कहाँ रखा करें, मैं बार बार कहता हूँ माइक कहाँ रखा करें। चलें, आप वो कहता है डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस भी आप दे सकते हैं। अब कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? 76 सबसे पहले वो कहता है अगर डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पोजेशन में हो, ठीक है, दूसरी पार्टी के पोजेशन में हो तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। या फिर वो कहता है डॉक्यूमेंट वो एडमिट हो चुका हो, डॉक्यूमेंट एडमिट हो चुका है तो उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट एडमिट, एक डॉक्यूमेंट एडमिटेड डॉक्यूमेंट है उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या फिर वो कहता है आपका ओरिजिनल जो है वो लास्ट हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, देन उस सूरत में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। या फिर वो कहता है कि जी ओरिजिनल बल्कि है, वॉल्यूम में है, तो उसके मॉडर्न डिवाइसेस से प्रूफ दे सकते हैं। आगे कहता है ओरिजिनल नॉट इजिली मूवेबल, नॉट इजिली मूवेबल जैसे कोई दीवार में लिखा हो, दरख्त पे लिखा हो, तो वो हम मूव नहीं कर सकते, तो उसकी सेकेंडरी एविडेंस देते हैं। आगे कहता है आपका ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी एडमिटेड है और एडमिसिबल है, तो वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। आगे कहता है आपका ओरिजिनल जो है नंबरलेस काउंट्स पे है, उसकी भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नंबर अकाउंट्स में है तो वो कहता है कि जी उसका एक जनरल रिजल्ट, वो तमाम रिजल्ट का जनरल रिजल्ट बना के वो कोड दे देंगे। जनरल रिजल्ट जैसे वो कहता है ना आपका मतलब हजारों अकाउंट्स होते हैं, हजारों अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी एक पेज पे इनकम स्टेटमेंट बन जाती है, एक स्टेटमेंट पे बैलेंस शीट बन जाती है, एक स्टेट में अर्निंग पर शेयर बन जाता है, हजारों अकाउंट्स की एक पेज पे आ जाता है, तो वो जो इनकम स्टेटमेंट दे देंगे तो वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस होगी। ठीक हो गया। तो ये था आपका वो सिचुएशन जब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 102 ओरल एविडेंस, ओरल एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, एनीवन एनी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन, क्लियर है? जी जी। चलें जी, आगे जी आपका आगे 102। 102 कहता है सिंपली कि जी एक डॉक्यूमेंट, दो, कहता है ला, कहता है कोई, जब ला कहता है ना कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, ला कहता है ये डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना चाहिए, तो आप उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न ले आएंगे और डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। 102 कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट आप कंट्रैक्ट है, ग्रांट है, रेजोल्यूशन जिसको आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आए हैं, या जब ला आपको रिक्वायर करता है, बॉन्ड करता है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में ले आए, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आप प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस देंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस देंगे, ये 102 कहता है। जब एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है तो उस डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट बन गया तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आप प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस देंगे। 103 कहता है कि जी आप वही डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है, डॉक्यूमेंट बन गया, उसको प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर लिया आपने, उस डॉक्यूमेंट को प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर लिया है।
डॉक्यूमेंट को आप प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर लिया है, ठीक है, तो उसको बाद में उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, वेरी करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या एडिशन के लिए कोई और एविडेंस नहीं दे सकते, कोई और एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब उस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। ये ये ला कहता है, ठीक है। कहता है कि जी मतलब पीछे 102 में कहा कि जी एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है, और लिखा गया है तो डॉक्यूमेंट को आपने प्रूव करना है तो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस करेंगे। 103 कहता है जब प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है तो उसको जो है कल को उस डॉक्यूमेंट की कंट्राडिक्शन या एडिशन या वेरिएशन या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, उसके लिए आप वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देंगे, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। एक्सेप्शन है इसकी, सब्जेक्ट टू 6 एक्सेप्शन है। पहला है कि जी हाँ अगर उस वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड या इंटीमेशन या फिर इलीगैलिटी से हुआ है, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से हुआ है, ठीक है, या फिर वो पार्टी जिसने किया है वांट ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टी, आ, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, ठीक है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी आप मतलब उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, मतलब आप प्रूव कर दे कि जी इसमें फ्रॉड हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में फ्रॉड हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में फ्रॉड हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में आपका जो है वो वांट ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ है, ठीक है। तो उस पे आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, उस पे ओरल एविडेंस दे सकते हैं। या दूसरा कहता है जब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जब वो हो, साइलेंट हो किसी भी मैटर पे, तो उस डॉक्यूमेंट पे भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट पे भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है थर्ड वन के जी आप कभी मतलब वो एक डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है और जो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया उस पे वो साइलेंट है तो उस पर ओरल एविडेंस दे सकते हैं। थर्ड वन कहता है कि जी अगर कंडीशन प्रेसिडेंट है, कोई कंडीशन है, ठीक है, जो पहले लगाई हुई थी, जो उस डॉक्यूमेंट में नहीं है, जो प्रूव हो चुका है, तो उसको भी आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कहता है कि जी अगर डॉक्यूमेंट फोर्थ वन कहता है कि जी अगर सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है जो कि आपके एग्रीमेंट को वेरी करता है या मॉडिफाई करता है, रिसाइन करता है या मॉडिफाई करता है, तो उसके लिए भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है कोई कस्टम है तो उसके लिए कस्टम या राइट है तो उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं, या फिर वो कहता है आपका कस्टम या राइट है तो, या फिर कोई लैंग्वेज का मसला है तो उस पर ओरल एविडेंस दे सकते हैं। देखें मैंने फिर बता रहा हूँ कि जी हमने पढ़ा है 102 के जी एक डॉक्यूमेंट जब लिखा गया तो उसको प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करेंगे। 103 कहता है कि जी जब डॉक्यूमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव हो जाता है तो उसके लिए फिर कभी ओरल एविडेंस नहीं ली जाएगी, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन है उस डॉक्यूमेंट के लिए ओरल एविडेंस ली जा सकती है अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड से या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से या इलीगैलिटी से बना है, या आप किसी मैटर पे वो डॉक्यूमेंट साइलेंट है तो उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं, या कोई ओरल कंडीशन लगाई दी गई थी, ठीक है, वो कंडीशन प्रेसिडेंट लगाई दी गई थी जो उस डॉक्यूमेंट में नहीं है, उसको आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। या कोई उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई मतलब उस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी शिक्ल लगाई गई थी जो उस डॉक्यूमेंट को वेरी या मॉडिफाई करती है, जो उस डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो उसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। या कोई राइट या कस्टम है तो उसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह या फिर कोई लैंग्वेज वगैरह का मसला है तो उसको भी ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब 104 कहता है, 104 कहता है कि जी जब एक डॉक्यूमेंट प्लेन है, सारा कुछ जो लिखा हुआ है सही समझ आ रहा है तो उसके लिए ओरल एविडेंस
नहीं ली जाएगी। प्लेन है, सारा कुछ समझ आ रहा है, तो उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं ली जाएगी। उसके ओरल एविडेंस नहीं ली जाएगी। आगे कहता है आपका, जैसे वो कहता है कि जी मेरी जमीन जो 100 बीघा जमीन है और रंगपुर में पड़ी है, वो मैं आपको सेल करता हूँ। और उसकी जमीन 100 बीघा भी है, रंगपुर में भी पड़ी है, तो वो प्लेन है। उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती कि जी उस वो कोई और जमीन की बात कर रहा था, वो नहीं हो सकता। दूसरा वो कहता है आपका कि जी 105 कि जी वो डॉक्यूमेंट एविडेंस ठीक है, लेकिन वो अनमीनिंग है, क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, तो फिर उसके लिए और एविडेंस नहीं दे सकते। डॉक्यूमेंट प्लेन है लेकिन अनमीनिंग है। जैसे वो एग्जांपल देता है कि जी मेरा घर जो कराची में है मैं वो सेल करता हूँ, कल को पता चलता है उसका घर कराची नहीं कीमाड़ी में है, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब ये सारी एक्सेप्शन 105 से 109 तक ओरल एविडेंस दे सकते हैं। मतलब जनरल रूल क्या है कि जी जब एक डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है, तो उसके लिए उस डॉक्यूमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन ये सारी सिचुएशन 105 से 109 तक वो सारी सिचुएशन बता रहा है, जब एक डॉक्यूमेंट प्रूव भी हो जाए फिर भी उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। 106 में कहता है कि जी डॉक्यूमेंट जो है ना वो जो एविडेंस दे सकते हैं कि जी जब वो डॉक्यूमेंट आपका सेवरल पर्सन या सेवरल चीज़ों पे अप्लाई हो रहा हो, सेवरल पर्सन या सेवरल चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है। अब वकार साहब कहते हैं कि जी मैं वकार साहब ने घोड़ा खरीदा है और अली अहमद साहब से खरीदा है। वो अली अहमद साहब ने उनको घोड़ा सेल किया है 5,000 का, वाइट घोड़ा 5,000 का सेल किया है। बाद में पता चलता है कि जी अली अहमद साहब के पास तो 3 वाइट घोड़े हैं। अब ये नहीं पता कि कौन से वाइट घोड़े की बात हुई थी, तो उसकी पेरोल एविडेंस दे सकते हैं। एक साथ कहता है कि जी जब डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि पार्शली कुछ फैक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है, पार्शली कुछ फैक्ट्स पे, पार्शली कुछ फैक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है, पार्शली कुछ फैक्ट्स पे, ठीक है। तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि जी असल में ये कहना क्या चाहता है। जैसे कहता है कि जी आमिर जो है ना, आमिर अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है। आमिर कहता है बिलाल को कि जी मेरी प्रॉपर्टी मतलब मेरा घर जो लाहौर में है और इस वक्त फरवा के कब्जे में है, वो मैं आपको सेल करता हूँ। मेरा घर 5 मरले का घर है, वो लाहौर में है और इस वक्त फरवा के कब्जे में है, वो आपको सेल करता हूँ। अब आमिर का घर लाहौर तो है लेकिन फरवा के कब्जे में नहीं है, या अ, उसका घर फरवा के कब्जे में तो है लेकिन लाहौर में नहीं है, वो कसूर में है। तो ओरल एविडेंस दी जा सकती है कि जी असल में वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो घर जो फरवा के कब्जे में है कसूर में, या वो घर जो लाहौर में है लेकिन आयशा के कब्जे में है, तो उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। आगे कहता है आपका एविडेंस उसके लिए भी ली जा सकती है कि जब आपका वो वो कहता है आपका जो है वो आ, चले आगे कहता है कि जी आपका जब डॉक्यूमेंट इलिजिबल हो, पढ़ा ना जा रहा हो, या करेक्टर इलिजिबल हो, ठीक है। वो मतलब पुराने लफ्ज हों या कुछ इलाकाई कोई लफ्ज हों, तो उसके लिए भी ओरल एविडेंस दी जा सकती है। जैसे एग्जांपल देता है कि एक बुत साज जो है ना वो कहता है कि जी मैं सारे आपको चीज़ें आपको सेल करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सेल करता हूँ। अब उससे सारी चीज़ों का क्या मतलब है कि जी वो सारे जो बर्तन उसने बनाए हैं वो, या फिर सारे बर्तन के साथ औजार भी, उसके लिए वर्ड से दी जा सकती है कि वो असल में कहना क्या चाहता है। और एविडेंस कौन देगा? एविडेंस को कहता है कि जी पर्सन जो पार्टी टू डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, वो आर नॉट पार्टी टू डॉक्यूमेंट आर द रिप्रेजेंटेटिव in interest may give evidence to show the contemporaneous agreement varying the कहता है वो जो पार्टी
टू एग्रीमेंट नहीं है लेकिन वो इंटरेस्टेड है, इफेक्ट हो सकते हैं उस डॉक्यूमेंट से, तो वो सारे एविडेंस दे सकते हैं। आगे था आपका मेन इंपॉर्टेंट है 117। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो मैं ना बार बार कहता हूँ कि जी एक टीचर जो है ना, उस्ताद है, उसको उसके लिए पढ़ाना मेरे मेरे लिए पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक जो टॉपिक है, एक टॉपिक को मैं 5 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, 5 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, 5 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ। हमने प्राइमरी एविडेंस 2 घंटे लगाए थे, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा था। अभी 1 घंटे में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, तो टीचर के लिए मुश्किल नहीं होता। टीचर बस कोशिश करता है कि जी उसको बच्चों को समझ आ जाए, और होपफुली मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने स्टार्ट में जब स्टार्ट किया था तो मैंने पूछा था कि जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, मैं उनको स्पेसिफिकली कर लूंगा। कोई सेक्शन कोई बता दें तो वो मैं स्पेसिफिकली कर लूंगा। लेकिन अभी तक एक ओन साहब ने कहा था कि जी 102 से 110 तक, या अभी तक कोई और नहीं आया। अभी आप कुछ बता देंगे तो मैं वो कर लूंगा, वरना वही जो हम यही बटन अप्रूव करेंगे और आखिर में कुछ मैं बता दूंगा। अभी भी आप कुछ पूछना चाहें तो आप बता दें, तो वो मैं वो सारे डिस्कस कर लूंगा, एक्सप्लेन कर लूंगा, चाहे वो पीछे भी है। सर कन्फेशन और एडमिशन क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? मैडम ऐसा तो नहीं कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आसान है, उसमें इतनी कंसेप्ट नहीं है। ये जो ओके चीजें ज्यादा कंसेप्चुअल है ना, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ओके ओके। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो चलें जी। आगे जी आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है कोई पार्टी कोर्ट को कहती है कि जी आप फैसला सुनाएं कि जी फलां बंदे का मेरा राइट बनता है, फलां बंदे की लायबिलिटी बनती है, और इन फैक्ट्स पे बनती है, ये फैक्ट्स हैं, तो वो पार्टी बाउंड है कि वो प्रूव करेगी, वो पार्टी प्रूव करेगी। क्या वो पार्टी प्रूव करेगी कि जी हाँ ये बनते हैं, ये फैक्ट्स बनते हैं। ठीक हो गया। आ, कहता है whoever desire any court to give judgment as to legal right liability dependent on the existence of facts which he assert must prove those facts। ठीक है, अब कहता है कोई पार्टी कोर्ट को आगे कहती है कि जी माय लॉर्ड आप ये एविडेंस दे कि जी मेरे 5 लाख बनते हैं, और इन फैक्ट्स पे मेरे 5 लाख बनते हैं। ठीक है, तो वो बंदे ने वो फैक्ट्स प्रूव करने हैं। कोई बंदा आगे कहता है कि जी प्रोसिक्यूशन कहती है कि जी माय लॉर्ड आप एविडेंस दें कि जी वकास साहब को कन्विक्शन सुनाए कि क्योंकि उसने मर्डर किया है, और ये फैक्ट्स हैं जिनसे आपको लगेगा कि मर्डर किया है। तो प्रोसिक्यूशन को कोर्ट कहेगी कि जी आप प्रूव करें कि जी जो फैक्ट आप अलेज कर रहे हैं। तो कोर्ट पर्सन को कहती है कि जी आप ये फैक्ट प्रूव करें, तो समझा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है, ओनस उस पे होता है।
चलें जी, आगे कहता है आपका कहता है burden of proof of suit of proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side, were given on either side। कहता है कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो अगर दूसरी साइड से भी एविडेंस नहीं आती तो वो फेल हो जाता है, तो समझा जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे। मतलब जिसने एलेज किया वो प्रूव नहीं कर पाया, फिर कोर्ट कहेगी दूसरी पार्टी को, उसकी अपोनेंट पार्टी, डिफेंस पार्टी, उसको कहेगी आप प्रूव करें, उधर से भी कोई एविडेंस नहीं आती, तो समझा जाएगा कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे है जिसने एलेज किया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देता है कि जी आ, वो एग्जांपल देता है कि मिस हुज़ैफा कहती है कि जी ये जो एक कनाल या एक एकड़ मिस सिबगा के पास है वो मेरा है, क्योंकि मिस सिबगा के वालिद ने मुझे गिफ्ट किया था, विल में मुझे दिया था, मुझे बड़ा वसीयत कर दी थी। ठीक है, अब मिस सबका को प्रूव कहा जाएगा कि जी आप प्रूव करें कि जी आपको विल में ये एक एकड़ दे दिया गया था। अगर मिस सिबगा वो प्रूव नहीं कर पाती तो मिस जो है मतलब उज़ैफा को कहा जाएगा कि जी आप प्रूव करें, क्योंकि उज़ैफा ने एलिज किया ना कि जी सिबका के वालिद ने मुझे गिफ्ट किया था। अगर उज़ैफा प्रूव नहीं कर पाती तो फिर सिबका को कहा जाएगा कि जी आप प्रूव करें, आप बताएंगे जी कैसे आपके वालिद ने गिफ्ट नहीं किया था। अगर दोनों तरफ से एविडेंस नहीं आती तो समझा जाएगा कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ उज़ैफा पे है कि जी उसने ही प्रूव करना था। किस पे है? उज़ैफा पे है। किस पे? उज़ैफा पे है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ उज़ैफा पे है। ठीक है, आगे किताब का दूसरी लिस्टेशन देखिए। दूसरी लिस्टेशन कहता है कि जी सपोज के हमजा साहब है, हमजा साहब कहते हैं कि जी मैंने 5 लाख लेना है अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि मैंने उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, बॉन्ड दिया था उसको, मैंने 5 लाख लेना है। अब अब्दुल्ला कहता है कि जी बाकी बॉन्ड तो दिया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बॉन्ड फ्रॉड के साथ दिया गया था। बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ लेकिन फ्रॉड के साथ एग्जीक्यूट हुआ। अब बॉन्ड की एग्जीक्यूशन डिस्प्यूटेड नहीं है, बॉन्ड की एग्जीक्यूशन वो प्रूव हो गई है। तो मतलब जो अब्दुल्ला साहब का स्टांस, हमजा का स्टांस है, वो प्रूव हो गया है। अब दूसरी पार्टी जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला कह रहा है कि जी ये फ्रॉड हुआ है, तो अब्दुल्ला ने प्रूव करना है कि जी ये फ्रॉड हुआ है। अगर अब्दुल्ला फ्रॉड की एविडेंस नहीं दे पाते तो दूसरी पार्टी को कहा जाएगा कि जी आप प्रूव करेंगे जी फ्रॉड नहीं हुआ। अब उधर से भी एविडेंस नहीं आती तो फिर समझा जाएगा कि जी एविडेंस इसका बर्डन ऑफ प्रूफ अब्दुल्ला पे ही था, बर्डन ऑफ प्रूफ अब्दुल्ला पे ही था। आगे था आपका 19, कहता है बर्डन ऑफ टू टू एज टू पार्टिकुलर फैक्ट। कहता है पार्टिकुलर फैक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होता है जो विश करे, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ एज पार्टिकुलर फैक्ट लाइज हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, unless it is provided by law that proof of that particular lie in particular person। मतलब पार्टिकुलर फैक्ट की जो प्रूव होगा ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो उस शख्स पे होगा जो वो प्ली ले रहा है कि जी ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर कोर्ट कोई कह देती है कि जी ये पार्टिकुलर ये फलां पर्सन ने प्रूव करना है तो फिर फलां पर्सन पे चली जाएगी, वरना ये समझाएगा कि जी पार्टिकुलर फैक्ट का प्रूव उस पे होता है। मतलब पार्टिकुलर फैक्ट जैसे प्लिया फैली पे ले लेता है, तो जो पर्सन प्लिया फैली पे लेता है उस पे ही बर्डन होता है, उसने ही प्रूव करना होता है, उसने ही प्रूव करना होता है। हाँ, अगर लॉ स्पेसिफिकली कह दे, लॉ स्पेसिफिकली कह दे कि जी नहीं फलां पार्टिकुलर फैक्ट को भी फलां पर्सन ने प्रूव करना है, तो फिर उस लॉ का लग जाता है कि जैसे वो प्ली लेता है कोई अली भाई की, तो बर्डन प्रूव उस शख्स पे चला जाता है। लेकिन ला ये कहता है कि जी एट द एंड प्रोसिक्यूशन ने अपना सारा केस कंप्लीट प्रूव करना होता है, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है। आगे कहता है आपका 20, 20 कहता है कि जी एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए अगर दूसरे फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत है तो कोर्ट कह सकती है कि जी पहले
दूसरा फैक्ट प्रूव करो। कोर्ट कह सकती है पहले दूसरा फैक्ट प्रूव करो। जैसे अरशद कहता है कि जी ये माइलट ये मिस्टर ए की डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है, मिस्टर ए की डाइंग डिक्लेरेशन, या ये बशीर की डाइंग डिक्लेरेशन है। तो कोर्ट कह सकती है कि जी पहले प्रूव करें कि जी बशीर की डेथ हो गई है, प्रूव करें कि जी बशीर की डेथ हो गई है। इसी तरह जो है ना, अरशद कहता है कि जी माइलट मैं सेकेंडरी एविडेंस देने का मेरे पास राइट है, ठीक है, मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूँ। तो कोर्ट कहेगी कि जी आप पहले प्रूव करें कि जी आपकी प्राइमरी एविडेंस लास्ट हो गई है, या प्राइमरी एविडेंस प्राइमरी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या प्राइमरी एविडेंस आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, प्राइमरी एविडेंस अनएबल टू मूव है, नॉट इजीली मूवेबल है, या लास्ट हो चुकी है, तो आपने वो प्रूव करना है। ठीक है, आ गया था आपका बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ एक्यूज्ड कम विद इन एक्सेप्शन। ठीक है, कहता है जब कोई स्पेसिफिक, कहता है बनो कहते हैं, अगर कोई बंदा स्पेशल एक्सेप्शन लेता है, चले, अब कहता है कि जी जब कोई मुल्जिम जो है वो प्ली लेता है कि जी, जब एक मुल्जिम प्ली लेता है कि जी मेरा ये केस जनरल एक्सेप्शन में आता है या स्पेशल एक्सेप्शन में आता है, जनरल एक्सेप्शन में आता है या स्पेशल एक्सेप्शन में आता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस मुल्जिम पे आ जाता है कि जी उसने प्रूव करना है कि जी ये स्पेशल एक्सेप्शन में आ रहा है या जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है। कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दी एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांस। ठीक है ना, वकास साहब कहते हैं मैंने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है, तो वकास साहब ने प्रूव करना है कि जी सेल्फ डिफेंस में कैसे किया है। और कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी कि नहीं, वकास साहब ने जान के मर्डर किया है, जान के मर्डर किया है। जिसने मर्डर हुआ तो वो कहता है कि जी मैं अपने एक्ट की नेचर नहीं जानता था। एक मुल्जिम कहता है मैंने अपने एक्ट की नेचर नहीं जानता था, मैं अनसाउंड में था, एक्ट की नेचर नहीं जानता था। तो उस मुल्जिम ने प्रूव करना है कि जी के वो अनसाउंड माइंड था। आगे आगे सब इस कहता है कि जी स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज वो आपका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होता है जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो। जैसे वो कहता है कि एक बंदे के भी इल्जाम है कि जो उसने ट्रेन का सफर बगैर टिकट के किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे है, उसने प्रूव करना है कि जी उसने बगैर उसके ट्रेन के पे, क्योंकि स्पेशल नॉलेज उसके पास है, स्पेशल नॉलेज उसके पास है। 123 कहता है कि जी अगर एक शख्स है, क्वेश्चन ये है कि जी कि वो एक शख्स मर गया है या जिंदा है। अगर वो एक शख्स को पिछले 30 साल से देखा गया है तो समझा जाएगा वो जिंदा है, समझा जाएगा वो जिंदा है। अगर कोई कहे कि जी नहीं वो मर गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा। ठीक है, इसी तरह 124 पर है, तो 124 कहता है कि जी एक शख्स को जिसको 7 सालों से उन लोगों ने नहीं देखा नहीं सुना जो आम हालात में उनको देखते हैं सुनते हैं, मतलब घर वाले फैमिली वाले या वो ऑफिस वाले, किसी ने 7 साल तक उसको नहीं सुना, तो समझा जाएगा कि जी वो बंदा मर गया है। अगर कोई कहे कि वो जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा। आगे कहता है 125 के जी
क्वेश्चन ये है कि क्या ये बंदे पार्टनर्स थे या हैं, मतलब हैं या नहीं है, या थे या नहीं थे। ठीक है, इसी तरह लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं या नहीं है, थे या नहीं थे। इसी तरह प्रिंसिपल एजेंट थे या नहीं थे। तो कहता है कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो कहे कि जी हम पार्टनर्स नहीं थे, या थे तो अब खत्म हो गए, थे तो अब खत्म हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा। ठीक है, इसी तरह 126 कहता है कि जी अगर एक पर्सन मतलब कोई बंदा कहता है कि जी ये जो बंदा जो चीज उस पर्सन के पास है वो उसकी अपनी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जी जो पर्सन जो चीज उस पर्सन के पास है क्या वो उसका मालिक है या नहीं है। तो बर्डन ऑफ उस शख्स पे होगा जो कहे कि जी ये उस मालिक नहीं है। मुदस्सिर साहब कराची में रहते हैं, कराची में एक बिल्डिंग में रहते हैं, और मानूर साहब कहते हैं नहीं नहीं ये मुदस्सिर साहब की कोठी नहीं है, ये तो उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं। तो महानूर ने प्रूव करना है, किसने, महानूर ने प्रूव करना है। आगे तक जी 127 के जी अगर ट्रांजैक्शन जो है वो, क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ हुई है या नहीं, ये ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस ट्रांजैक्शन के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में हो गया, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा। मतलब एक्टिव कॉन्फिडेंस से मुराद जिसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। ठीक है, जिस पे ज्यादा जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, जो अगर लायर डॉक्टर और लायर क्लाइंट, काउंसिल क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, फादर सन, प्रिंसिपल एजेंट, टीचर स्टूडेंट, स्पिरिचुअल पीर मुरीद। ये कहता है कि जी अगर क्लाइंट काउंसिल और क्लाइंट का इशू आ जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ काउंसिल पे होगा। मतलब काउंसिल ने, वकील ने 10 लाख वाली गाड़ी 2 लाख में ले ली है। अब ट्रांजैक्शन का बर्डन ऑफ प्रूफ वकील पे होगा कि वो उसने प्रूव करना है। ठीक है, पीर साहब ने 40 लाख की गाड़ी 10 लाख में ले ली है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पीर साहब पे होगा। 128 कहता है कि जी अगर एक शादी हुई है, शादी के 6 महीने बाद, 6 कमरी महीने बाद बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग वैलिड मैरिज के बाद, तो वो बच्चा समझा जाएगा वो लेजिटिमेट है। इसी तरह डेजुलेशन होगी, है डेजुलेशन के 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट है, वो लेजिटिमेट है। एक्सेप्शन है कि जी फादर फादर जो है ना वो रिफ्यूज ना किया हो, एक एक्सेप्शन ये है। या दूसरा वो है कि जी शायद इद्दत एडमिटेडली इद्दत कंप्लीट हो गई हो, एडमिटेडली इद्दत कंप्लीट हो गई हो, तो उसके 6 महीने बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो उसको भी लेजिटिमेट नहीं कहेंगे। ठीक है, और ये नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होता। आगे कोर्ट ना कुछ प्रिजम्पशन रखती है, कोर्ट की कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं। क्या कोर्ट की क्या प्रिजम्पशन होती है, सब कोर्ट की प्रिजम्पशन होती है कि जी अ, चंद प्रिजम्पशन के लिए नेचुरल इवेंट्स पे, या फिर ह्यूमन कंडक्ट्स पे, या फिर प्राइवेट पब्लिक बिजनेस पे। पहली प्रिजम्पशन ये है कि जी अगर एक चोरी होती है तो चोरी का सामान जिसके पास भी होता है तो वो समझा जाता है कि जी वही चोर है, उसने चोरी की है या चोरी का सामान जानते हुए चोरी का सामान खरीदा है। ठीक है, दूसरा है कि जी अकम्प्लिस जो है, कोर्ट अकम्प्लिस को झूठा गवाह समझती है जब तक उसकी शहादत corroborate ना करे। तीसरा ये है कि जी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है तो कोर्ट समझती है कि जी ये गुड कंसिडरेशन में हुआ है। चौथा ये है कि जी एक चीज जिसका दौरानिया, हाँ, दौरानिये से कम पीरियड में वो चीज एग्जिस्ट करती है तो कोर्ट समझेगी कि वो एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे एक मोबाइल लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके मोबाइल की सॉफ्टवेयर की 1 साल की गारंटी है। ठीक है, और 1 महीने बाद कोई बंदा कहे कि जी वो मेरा मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो कोर्ट समझेगी कि नहीं वो अभी तक ठीक है। अब पंखा लेते हैं, पंखे की मोटर की गारंटी 4 साल की देते हैं, और कोई बंदा कहे कि जी नहीं दूसरे दिन मोटर खराब हो गई थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम कहेगी कि नहीं वो जो हाईएस्ट टाइम था वो 4 साल, उससे कम पीरियड में वो है
तो वो कोर्ट समझे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह आगे कहता है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग और ऑफिशियल वर्क रेगुलरली हो रहा है। मतलब कोर्ट कहे कि कोई बंदा कहे कि जी आज फ्राइडे को अदालतें बंद थी, तो कोर्ट सब प्रिज्यूम करे कि नहीं, अदालतें चल रही थी। इसी तरह कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ वर्टिकल मतलब हैव बीन फॉलोड। अगर कहता है कोई काम हुआ है तो समझा जाता है कि जी वो ठीक हुआ है। मतलब मानूर साहब जज मतलब वकील हैं, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जी वाकई इसने बैचलर किया होगा, वाकई इसने लॉ पास किया होगा, वाकई इसने लॉ के एग्जाम दिए होंगे, और सिंध बार से लाइसेंस भी लिया होगा, ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। आगे कहता है एक एविडेंस आपके पास होती है, वो एविडेंस आप नहीं लेके आते, तो कोर्ट ये समझती है कि जी ये एविडेंस आपके अगेंस्ट जानी थी। आगे कहता है आपका कि जी एक विटनेस को कुछ पूछते हैं, वो विटनेस उसका जवाब नहीं देता, तो कोर्ट समझती है कि ये जवाब इसके अगेंस्ट जाना था। ठीक है। आगे कहता है एक डॉक्यूमेंट है जो ओब्लिगेशन क्रिएट करती है, वही डॉक्यूमेंट ओब्लिगर के पास चला जाता है, तो समझा जाता है कि जी वो ओब्लिगेशन खत्म हो गई है, मतलब डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है। मतलब मानूर ने 5 लाख उधार लिया मिस फरहा से, और फरहा को 5 लाख का चेक दे दिया। अब वही 5 लाख वाला चेक फरहा से वापस मानूर के पास आ जाता है, तो कोर्ट ये समझा जाएगा कि जी मानूर की ओब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई है। क्योंकि देखें फरहा तब तक वो चेक वापस नहीं करेगी जब तक उसके पैसे ना मिले। आगे आ जी आपका सरसरी में आपको बता देता हूँ। 130 कहता है आर्डर ऑफ एविडेंस, कि जी पहले एविडेंस कौन देगा। कहता है कि जी पहले एविडेंस जो होगी ना, वो पहले कौन से विटनेस एग्जामिन होंगे, वो जो लॉ कहेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे प्रोसिक्यूशन में सिविल में देखें तो आर्डर 18 कहता है पहले प्लेंटिफ की एविडेंस फिर डिफेंडेंट की, और क्रिमिनल में देखें तो पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस फिर उसकी डिफेंस की। इसी तरह प्रैक्टिस भी यही है, प्रोसीजर भी यही कहता है। अगर ये लॉ प्रैक्टिस प्रोसीजर साइलेंट है, तो जो कोर्ट कहेगी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन चलेगी। आगे कहता है कि जी एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, कि जी एक वो फैक्ट एडमिसिबल है या नहीं है, इसको किसने डिसाइड करना होता है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। ठीक है। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी ये फैक्ट एडमिसिबल है या नहीं। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका 132 कहता है कि जी आ, जो पहले चीफ होता है, फिर क्लास होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। चीफ क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ होता है जो पार्टी अपने विटनेस पे एग्जामिन करती है, वो चीफ होता है। जो दूसरी पार्टी एग्जामिनेशन करती है वो क्रास होता है। जो पार्टी अपने विटनेस पे क्रास के बाद करती है उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। पहले चीफ होता है, फिर क्रास, फिर री एग्जामिनेशन। आगे कहता है एक डॉक्यूमेंट, एक विटनेस जो है ना डॉक्यूमेंट लेके आता है, तो उस पर क्रॉस नहीं किया जाता जब तक एज ए विटनेस उसको बुला ना ले। करेक्टर का जो विटनेस होता है उस पर भी क्रॉस किया जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, विच सजेस्ट आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज टू एक्सपेक्ट इट रिसीव। जैसे मैं कहूँ कि जी आपका नाम मानूर है, आपका ताल्लुक सिंध हैदराबाद से है, तो ये क्वेश्चन लीडिंग होंगे। मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है। आगे था लीडिंग क्वेश्चन आप चीफ या एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो, और कोर्ट अलाउ कर दे। ठीक है। तो अगर मतलब कहता है चीफ में और एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो। ठीक है। हाँ, अगर कोर्ट अलाउ कर दे फिर कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि जी चीफ में और एग्जामिनेशन में भी आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो मैटर जो है वो मैटर आपका प्रूव हो जाए, मतलब वो मैटर आपका सफिशिएंटली प्रूव हो जाए। ठीक है। मतलब वो डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्टरी मैटर हो, सफिशिएंटली प्रूव्ड हो, या फिर अनडिस्प्यूटेड मैटर हो, तो उस पे आप ओरल एविडेंस ओ मतलब उस पे आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कहता है क्लास में आप पूछ सकते हैं। 139 कहता है कि जी एक विटनेस आता है, एक डॉक्यूमेंट आके
उस पर एग्जामिनेशन हो रही होती है, चीफ क्लास या री एग्जामिनेशन, और उससे जो पूछा जाता है वो उसे कहता है जाता है कि जी आप जो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में है। अगर वो कहता है कि वो डॉक्यूमेंट में है, जो कि डॉक्यूमेंट में होता नहीं है, तो कोर्ट कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ले आए जिस पे वो है, और दूसरी पार्टी उस पे ऑब्जेक्शन कर सकती है कि जी ये सेकेंडरी एविडेंस का राइट नहीं रखता। आगे कहता है क्रॉस प्रीवियस कोई स्टेटमेंट, आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं तो आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट पे आप पे क्रॉस किया जा सकता है। और कहता है कि जी क्लास में कौन से क्वेश्चन लाफुल होते हैं, हर वो क्वेश्चन जिससे पता चले कि ये गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मतलब टू टेस्ट इज विरासिटी, सच्चाई जानने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रेलिवेंट होंगे, और वो ये पता करने के लिए ये पर्सन की रिप्यूट क्या है, बंदा रहता क्या है, करता क्या है, कैसा है, क्रेडिबिलिटी क्या है, वो लाइफ में क्या है, वो क्वेश्चन भी रेलिवेंट होते हैं। और तीसरा है कि जी उसके करैक्टर को भी इंजर कर सकते हैं, मतलब वो उससे पता चल सकते हैं कि जी ये बंदा सच्चा है झूठा है। ठीक है, वो आपका उसके करैक्टर को इंजर करके भी जो क्वेश्चन करते हैं वो भी लाफुल होते हैं। आगे आता है आपका एक विटनेस जब आता है तो उस पर कंपेल किया जा सकता है कि जी आप जो है ना वो सारे क्वेश्चन का आंसर दें, सेक्शन 15 अप्लाई होता है। आगे आता है कि जी कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। मतलब देखे ना, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स जितने भी है आप उस पर क्रॉस कर सकते हैं। रेलिवेंट इशू और फैक्ट एंड इशू के अलावा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके केस और प्रोसीडिंग से जिसका ताल्लुक नहीं है, वो कैरेक्टर को इंजर करने के अलावा, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट एंड इशू के अलावा कोई क्वेश्चन है, तो वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी विटनेस से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं, विटनेस को कंपेल करेंगे या नहीं। उसके लिए कोर्ट का क्या क्राइटेरिया है, कोर्ट देखेगी कि जी अगर वो क्वेश्चन कोर्ट की ओपिनियन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन रेलिवेंट है, वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोर्ट के क्वेश्चन को ओपिनियन को इफेक्ट नहीं करते तो वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। 144 कहता है कि जी आपने क्वेश्चन रीजनेबल ग्राउंड्स पे पूछने हैं। आप किसी को कह रहे हैं कि डिकेट, तो आपको पता होना चाहिए कि जी वो पहले आपके पास ऑप्शन एविडेंस हो कि जी वो पहले डिकेट है, उसके ऊपर एफआईआर वगैरह है। अगर आप रीजनेबल क्वेश्चन नहीं पूछते तो कोर्ट आपकी कंप्लेंट हाई कोर्ट को भी कर सकती है, और मुतलका अथॉरिटी मतलब पंजाब बार या सिंध बार को भी कर सकती है। आगे कहता है इंडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और आगे कहता है आपका अनाइंग या इंसल्टिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आगे कहता है आपका कि जी वो डैमेजेस के सूट में आप उतनी देर तक विटनेस से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जब तक ये प्रूव ना कर दें कि जी आपकी जो इम्प्यूटेशन है वो मतलब वो एक पर्सन ने इम्प्यूटेशन पब्लिश की है, वो इम्प्यूटेशन ट्रू है, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे 149 कहता है कि जी अगर किसी विटनेस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो जो मर्जी एविडेंस दे उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। एक विटनेस जो मर्जी एविडेंस हो उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो उस पर फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग हो जाएगी, ठीक है, कंट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन है कि जी अगर उससे पूछा जाता है कि जी प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, अगर वो कहता है नहीं मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड हूँ, तो इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। उससे पूछा जाता है कि जी आप पार्शल हो गए हैं, वो कहते हैं नहीं मैं इम्पार्शल हूँ, तो उस पर भी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जी आपका होस्टाइल विटनेस ऐसा विटनेस जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट एविडेंस देता है, तो वो पार्टी उसकी क्लैरिटी के लिए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके लिए उस पर क्रॉस कर सकती है, ठीक है, कोर्ट की इजाजत से क्रॉस कर सकती है। और एक विटनेस की क्रेडिट को कैसे इम्पीच कर सकते हैं, विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच मतलब पार्टी दूसरी पार्टी भी कर सकती है, अपनी पार्टी भी कर सकती है। कैसे, किसी ऐसे पर्सन की गवाही से जो लोग उसको जानते हों, उनकी गवाही से उसकी क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं। मतलब वकार साहब हैं, वकार साहब आके अदालत में एविडेंस दे रहे हैं, और वकार साहब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसकी क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए ऐसे लोगों की एविडेंस दे सकते हैं जो वकार साहब को जानते हैं। मतलब वकार साहब को जानते हैं, मिस फरा जानती है, मिस शिवार जानती है, मिस सनम जानती है,
इनकी गवाही से कर सकते हैं। आगे आता है दूसरा कि जी एक विटनेस की को हम इम्पीच इस तरह भी कर सकते हैं कि जी वो उसने रिश्वत ले ली है या रिश्वत एक्सेप्ट कर ली है या फिर कोई दूसरा करप्ट इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, उससे भी कर सकते हैं। तीसरा है कि जी उसकी पुरानी स्टेटमेंट पिछली स्टेटमेंट से भी उसको इम्पीच कर सकते हैं। आगे आपका 155 एक पर्सन अब जो है ना अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है अपनी राइटिंग से मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, या फिर राइटिंग ऑफ अदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन की राइटिंग से मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, या किसी डॉक्यूमेंट से मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है। इसी तरह एक्सपर्ट जो है एक्सपर्ट अपनी प्रोफेशनल ट्रिटी से मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है। फिर अक्सर 156 कहता है विटनेस हु मे टेस्टिफाई to facts mentioned in such document and material, although he has no specific recollection of those facts, if he show that was correctly। मतलब वो कहता है मेमोरी रिफ्रेश करती है तो वो जरूरी नहीं है कि जी उसको सारा कुछ याद आ जाए, बस उसको इतना ही पता होगा जी वाकई ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसमें जो लिखा है वो ठीक है तो वो ठीक है। आगे 157 कहता है कि जी जब एक पर्सन वो मेमोरी रिफ्रेश करती है तो एडवर्स पार्टी के पास राइट होता है कि जो उस पे वो डॉक्यूमेंट जो जैसे उसने मेमोरी रिफ्रेश किया है वो उसको इंस्पेक्ट करे और उस पर क्रॉस भी कर सकती है। 158 कहता है कोर्ट कोई किसी पर्सन से कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, और जब वो डॉक्यूमेंट मंगवाएगी तो जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। अगर ऑब्जेक्शन कोई रेज करता है तो वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जो उसके ऑब्जेक्शन वैलिड हैं या नहीं है। जब वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो कोर्ट उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो मैटर डॉक्यूमेंट स्टेट से रिलेटेड है या उसकी एडमिजिबिलिटी इनएडमिजिबिलिटी इन क्वेश्चन है तो उतनी देर तक जितनी देर तक इंक्वायरी में पता ना चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है, कोर्ट उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। अगर अगर तक डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करती है और कोर्ट को लगता है कि ये इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए तो कोर्ट उसकी ट्रांसलेशन भी करवा सकती है। 159 कहता है कि जी एक पार्टी को कहा गया कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, वो पार्टी डॉक्यूमेंट लेके आती है तो जिस पार्टी ने डॉक्यूमेंट मंगवाया है उसको कह सकती है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट एविडेंस में दें, और जिसने वो डॉक्यूमेंट मंगवाया है वो बाउंड होगी कि वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में जमा करवाए। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका 161 कोड किसी भी टाइम किसी भी टाइम किसी भी फॉर्म में किसी भी विटनेस से कोई भी क्वेश्चन चाहे वो रेलिवेंट है या नहीं है वो पूछ सकती है, और किसी भी टाइम किसी भी विटनेस से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। ठीक है। और जिससे वो क्वेश्चन किया जा रहा है या डॉक्यूमेंट मंगवाया जा रहा है वो पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, और वो क्वेश्चन पूछा गया या डॉक्यूमेंट मंगवाया गया उस पर क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सेक्शन कोर्ट को अथॉरिटी नहीं देता कि वो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जो 4 से 14 में आते हों, उस पे वो कोर्ट वो जो विटनेस है वो रिफ्यूज कर सकता है, और कोर्ट अनरीजनेबल क्वेश्चन भी नहीं कर सकती। ठीक है। आगे 162 में कहता है कि जी एक इम्प्रॉपर या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस पे कोई ट्रायल जो है वो रीट्रायल नहीं होगा, न्यू ट्रायल नहीं होगा, मतलब दोबारा ट्रायल नहीं होगा, केस रिमांड नहीं होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि जी जो इम्प्रॉपर एविडेंस या जो एविडेंस रिजेक्ट की गई है वो अगर आ भी जाती तो कोर्ट का फैसला यही होना था, तो उस सूरत में नया ट्रायल नहीं होगा। 163 कहता है कि जी एक बार प्लेंटिफ आके ऑन ओथ कहता है कि क्लेम एडमिट करता है। ठीक है। तो वो कोई क्लेम एडमिट करता है तो कोर्ट दूसरे डिफेंडेंट को बुलाएगी कि जी आप भी ऑन ओथ इसको डिनाई करें। अगर डिनाई करता है तो फिर एविडेंस में आ जाएगा, डिनाई नहीं करता तो कोर्ट उसके ओथ पे प्लेंटिफ के ओथ पे कोर्ट फैसला कर देगी, और ये केस सबूत लाज पे अप्लाई नहीं होता। और आगे कहता है 164 कि कोई आप केस मॉडर्न डिवाइसेस से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ये है आपका 164 100, ये आपका QSO है कंप्लीट।